अखिलेश यादव को कहाँ देख रहे हैं 2027 के चुनाव में? कितनी सीटें लेकर आ रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर और 350 तक पहुंच सकती है और अखिलेश यादव 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और कुछ समय बाद, अब ये मैं नहीं कह सकता कि 29 के चुनाव में या 34 के चुनाव में अखिलेश यादव भारत के प्रधानमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जंगल राज था, माफिया राज था समाजवादी पार्टी के दौरान, माफिया राज अब खत्म हो गया है, क्राइम में कमी आई है। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? 4 दिन पहले गाजियाबाद जिले के गनौली गांव लौनी थाने में वहाँ से एक युवक का हथियारों के बल पर अपहरण हुआ है। अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। वैसे उसके परिजन कह रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है और वो 10-12 राउंड गोली चली है। दूसरी घटना यही हमारे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बराबर में जेवर में हुई है। गोपाल शर्मा नाम के एक किशोर को बहुत बेरहमी के साथ मारा गया, चाकुओं से गोद के, और उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए गए, उसकी आंख तक निकाल दी गई। योगी जी दावा करते हैं कि हम तो मुठभेड़ कर देते हैं, ये कर देते हैं, नेम्ड लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पुलिस के हाथ में हाथ मिला के जा रहे हैं। मुठभेड़ का मतलब है कि कोई गुंडा बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चलाए और बदले में पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए। तो 17,000 का अगर हम हिसाब लगाएं तो 5 मुठभेड़ रोजाना बैठती हैं। जिस प्रदेश में 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं और 3 पुलिस कर्मियों को रोजाना गोली लग भी रही है, उसे कानून का राज कहेंगे या जंगल राज कहेंगे? 2027 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है सर? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन की विफलता। हर काम में भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और नफरत की राजनीति करना। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो मुद्दों के बहकावे में आते रहेंगे आगे भी या जेन्युइन मुद्दों की तरफ लौटेंगे। कहाँ देख रहे हैं 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को? 2027 के चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने भी कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियों के बीच में चुनाव होना है। मैं अपनी ओर से केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय का सम्मान करता हूँ और किसी जाति वर्ग का अपमान करने की मैं सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। योगी आदित्यनाथ को कहाँ देख रहे हैं 2027 के चुनाव में? अगर ईमानदारी से चुनाव हुए तो योगी जी 50 से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है राजकुमार भाटी जी, जिनसे 2027 के चुनाव को लेकर जो रोड मैप तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी और लगातार दावा कर रही है कि 2027 में इस बार वापसी होनी तय मानी जा रही है। आज सर से बातचीत करेंगे कि किन किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, क्या पीडीएफ फॉर्मूला कितना असरदार रहने वाला है, और इसी के साथ साथ जिस बयान के लिए राजकुमार भाटी जी को हर तरफ से ट्रोल किया गया था, उस पर भी उनकी आज हम राय जानेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले उसी बयान को लेकर बातचीत करते हैं जो बयान कुछ दिनों पहले सुर्खियों में बना हुआ था, जो आपने ब्राह्मणों का कंपैरिजन वैश्या से कर दिया था। उसके बाद आपने उस पर सफाई भी दी थी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप ये पूरी राजनीति के बारे में? मैं समझता हूँ इस बयान पे इतनी चर्चा हो चुकी है और मैं इतनी बार सफाई दे चुका हूँ कि इस पे और चर्चा की जरूरत मैं नहीं समझता। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जिसके अंदर विवेक और बुद्धि होगी, मेरा पूरा बयान सुनेगा, उसे कोई शिकायत नहीं होगी। और जो षड्यंत्र करके 7 सेकंड की क्लिप काट के मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया और शिकार मुझे बनाया गया, पीड़ित मैं था, तो उन्हें शिकायत हो सकती है जो केवल 7 सेकंड का सुनेंगे। मैं अपनी ओर से केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय का सम्मान करता हूँ और किसी जाति वर्ग का अपमान करने की मैं सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। कोई बुद्धिहीन आदमी ऐसा करेगा कि किसी पूरी जाति या पूरे समुदाय को निशाने पर ले। हाँ, मैं सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़ों दलितों के समर्थन में, सामंतवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ खुल के बोलता रहता हूँ, पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ। उसमें मैं बोलूँगा, आगे भी बोलूँगा, उसमें मुझे कोई सफाई नहीं देनी। लेकिन ये जो वायरल किया गया कि ब्राह्मणों के खिलाफ या ब्राह्मणों की तुलना कर रहे हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा था, मैंने खुद उसकी निंदा की थी कि ये बहुत खराब है और मैंने कहा था माफ़ी के साथ सुना रहा हूँ, क्योंकि कार्यक्रम ही इस पे था, लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतों पे ही कार्यक्रम था, तो इसलिए वहाँ वो प्रासंगिक था। तो इस पर बहुत सफाई हो चुकी है और जो विद्वान ब्राह्मण हैं, समझदार, पढ़े लिखे और निष्पक्ष ब्राह्मण हैं, 1-2 ने नहीं, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में मेरा समर्थन किया है, मेरे घर तक भी आए हैं और सोशल मीडिया पे भी बड़े बड़े जो ब्राह्मण व्यक्तित्व हैं, बड़े बड़े पत्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक, नेता, उन्होंने मेरा समर्थन किया है। तो सबने नहीं, ये कुछ जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं और जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया।
लेकिन जो ये षड्यंत्र रचा गया है सर, अब तो ये मीडिया ट्रायल हो चुका है कहीं ना कहीं, तो नहीं, इसका असर मेरे ख्याल से इस पे और ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कीचड़ में जितना हम पत्थर मारेंगे उतना कीचड़ उछलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 27 पे इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका देखिए अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो डाल सकता है। नहीं, जब मैंने एक बात कही आपको वही बात समझ लेनी चाहिए, और मेरा दावा है जिसके अंदर बुद्धि और विवेक होगा, समझदारी होगी, और जो पूरा बयान सुन लेगा उसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, वो कोई आदमी नाराज नहीं होगा, तो समाजवादी पार्टी को काहे का नुकसान होगा। कहाँ देख रहे हैं 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को? 2027 के चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने भी कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियों के बीच में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी तिकड़म से, षड्यंत्र से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, लोगों को धमका के, डरा के, काले धन का दुरुपयोग करके, माफियाओं का सहयोग लेके, प्रशासन के बल पे, चुनाव आयोग के बल पे चुनाव जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी जनता की समस्याएं, जनता के दुख दर्द, जनता की परेशानियां, जनता की समस्याएं उठा के, जनता को एकजुट करके, लोगों को के मान सम्मान का सवाल उठा के, असली मुद्दे उठा के, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, बेटियों का सम्मान, स्त्रियों की सुरक्षा, ये सब मुद्दे उठा के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो झूठे मुद्दों के बहकावे में आते रहेंगे आगे भी, या जेन्युइन मुद्दों की तरफ लौटेंगे, अपनी समस्याओं के, अपने दुख दर्द के खिलाफ माहौल जो पार्टी माहौल बना रही है उसके साथ जाएगी। 2027 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है सर? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन की विफलता, हर काम में भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, लोगों को नौकरी देने में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, वोट बनाने में और वोट कटवाने में, हर चीज़ में जाति धर्म देखना और नफरत की राजनीति करना। लेकिन पीडीएफ फॉर्मूला तो आप लोग लेकर आ रहे हैं। हाँ, हम नहीं लेके आ रहे, भारत का संविधान कहता है जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो पीछे रह गए हैं संसाधनों में, सत्ता में, अधिकारों में, सम्मान में, उनको आगे लेके आने की पॉलिसी हमारे देश की पॉलिसी है, हमारे संविधान की पॉलिसी है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 340 और 41 इसकी व्यवस्था करते हैं कि जो समाज, जो वर्ग ऐतिहासिक कारणों से शिक्षा में और समाज में, संपत्ति में, सम्मान में पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए विशेष पॉलिसी बनाई जाए। उसको कभी नेताओं ने दलित का नाम दिया, कभी किसी ने हरिजन का नाम दिया, कभी किसी ने बहुजन समाज का नाम दिया। आज अखिलेश यादव जी उसे पीडीए का नाम दे रहे हैं, जो कि ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा ठीक से अर्थ को व्यक्त करता है, और उस नाम पे लोग जुड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो वो कोई गैर संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, या वो कोई बेईमानी की व्यवस्था नहीं है, वो न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक न्याय। सामाजिक, देखिए न्याय की बात हम कब करेंगे, जब कहीं कोई अन्याय हो रहा होगा। तो अन्याय को दूर करने के लिए पीडीए का नारा है। आप न्याय की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जंगल राज था, माफिया राज था समाजवादी पार्टी के दौरान। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए वो एक नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है जगह जगह पर, जहां जहां कल कुशीनगर में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि माफिया राज अब खत्म हो गया है, क्राइम में कमी आई है। अभी जब जिस समय हम बैठे हैं यहाँ बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले गाजियाबाद जिले के गनौली गांव है, लौनी थाने में, वहाँ से एक युवक का हथियारों के बल पे अपहरण हुआ है। अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, वैसे उसके परिजन कह रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है, और वो 10-12 राउंड गोली चली है। वो अपने खेत पे जा रहा था चारा लेने के लिए, अपराधी गाड़ी में आए, उसे ज़बरदस्ती, उसे वहाँ गोली चली है, गोली के खोखे मिले हैं, और नेम्ड एफआईआर उन्होंने कराई है। पुलिस एक भी अपराधी को अभी तक ना तो गिरफ्तार कर पाई है, ना उस युवक को बरामद कर पाई है, ना उसकी डेड बॉडी बरामद कर पाई है। कई बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, और उसी गांव से बीजेपी के उस क्षेत्र के विधायक भी आते हैं। ठीक है। दूसरी घटना यहीं हमारे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बराबर में जेवर में हुई है। गोपाल शर्मा नाम के एक किशोर को
बहुत बेरहमी के साथ मारा गया, चाकुओं से गोद गोद के, और उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए गए, उसकी आंख तक निकाल दी गई, बहुत बेरहमी के साथ मारा गया। और जैसा कि योगी जी दावा करते हैं कि हम तो मुठभेड़ कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो जो नेम्ड लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पुलिस के हाथ में हाथ मिला के जा रहे हैं। अभी कल की घटना है, मेरठ में पुलिस एक हिस्ट्री सीटर को पकड़ने गई और जाके पकड़ भी लिया। लोगों ने इकट्ठे होकर पुलिस की पिटाई की, पुलिस को दौड़ाया और हिस्ट्री सीटर को छुटा लिया। अगर इस राज को आप अच्छा राज मानती हैं, कानून का राज मानती हैं, तो आपकी समझ है। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 मर्डर और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। एनसीआरबी कह रही है, ये जो सरकारी विभाग है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 10 मर्डर 11 रेप। उत्तर प्रदेश हत्याओं में संख्या के लिहाज से सबसे ऊपर है, रेप में सबसे ऊपर है, महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे ऊपर है, दलित उत्पीड़न में सबसे ऊपर है, हिरासत में मौतों में सबसे ऊपर है। लेकिन जिस तरीके एक आंकड़ा और बता दूं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे हैं कि योगी जी के 9 साल के शासन में 17,000 मुठभेड़ हुई हैं। मुठभेड़ का मतलब है कि कोई गुंडा बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चलाए और बदले में पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए। तो 17,000 का अगर हम हिसाब लगाएं तो 5 मुठभेड़ रोजाना बैठती हैं। जिस प्रदेश में 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं और 3 पुलिसकर्मियों को रोजाना गोली लग भी रही है, उसमें उन्होंने बताया है, तो उसे कानून का राज कहेंगे या जंगल राज कहेंगे? जहां अपराधी के अंदर पुलिस का भय खत्म हो गया है। 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं, 3 पुलिसकर्मी रोजाना गोली से घायल हो रहे हैं, तो आम आदमी की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था जिसमें एक मुसलमान ने हिंदू के लड़के को मार दिया था बकरा ईद के मौके पर, कुर्बानी देने के नाम पर, और लगातार उसमें देखिए एक ही दिन में एक्शन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी सेट करना चाहती है, और जिस तरीके से हम माप पा रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं 27 में हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर उभरते हुए सामने आएगा। नहीं, उस दिन 2 हत्याएं हुई थी गाजियाबाद में। ये गाजियाबाद की घटना खोड़ा की। एक तो ये लड़का सूर्या जिसकी बात कर रहे हैं, इसे मारा गया, इसे मारने वाले का नाम असद था, उसे पुलिस ने मार दिया। एक लड़का चिराग त्यागी जो पैरा एथलीट था, गोल्ड मेडल जीत के आया था और गोल्ड मेडल लेके अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाया, उसे भी बहुत बेरहमी के साथ उसी दिन उसकी हत्या की गई। पीठ पे उसकी कमर में गोली मारी गई और फिर उसका चेहरा पत्थरों से कुचल दिया गया। उसके वो हत्यारा तो मुस्कुराते हुए जेल जा रहा है, गिरफ्तार तो वो भी हो गया, मुस्कुराते हुए जेल जा रहा है। दूसरे के ऊपर गोली चलाई जा रही है। अगर ये कानून का राज है तो मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं कि देश, और एक मुख्यमंत्री अगर ये भाषा बोलता है कि अब इस उत्तर प्रदेश में कोई किसी हिंदू को धमका नहीं सकता, तो बाकी को धमकाएं। मुख्यमंत्री जी तो संविधान की शपथ लेकर आए हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, जन्म स्थान, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 कहता है कि सभी को विधियों का समान संरक्षण होगा और विधि के समक्ष समान होंगे सब। कानून की नज़र में कोई जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति को, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली है उसके अनुच्छेद 14 और 15 को खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक और जो मुद्दा है सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना रहता है, जब अखिलेश यादव की बात आती है, जब सीएम पद के कुर्सी की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केवल परिवारवाद चलता आ रहा है, मौका अखिलेश यादव को ही मिलेगा। ये जो पीडीए फॉर्मूला है ये केवल एक दिखावे के लिए है, कोई पीडीए का नेता कुर्सी पर नहीं बैठेगा। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, प्रदेश स्तर की पार्टी है, और जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं, देखिए हमें राजनीति को ठीक से समझना चाहिए। जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं उनके व्यक्ति नेता होते हैं, वो नेता के पीछे चलते हैं। उनमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि उसमें नेता बदलते रहें, अध्यक्ष बदलते रहें। किसी भी क्षेत्रीय दल में आप XYZ कोई भी ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लगभग 15 क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो यूपी का RLD हो, चाहे अपना दल हो, चाहे भारत समाज पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो। उत्तर प्रदेश के 4 दल हैं, 3-4 पार्टी बिहार की हैं, चाहे वो हो, महाराष्ट्र की हैं,
वो सब व्यक्तिवादी पार्टी हैं, उनके सबके नेता व्यक्ति हैं और वही अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है नहीं। तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के चरित्र को समझते हुए उनमें आपको अंतर करना पड़ेगा थोड़ा। क्षेत्रीय दल चल ही नहीं पाते अगर उनमें नेताओं की अदला बदली होने लगे। किए थे एक दो लोगों ने प्रयोग। बिहार में नीतीश कुमार ने मांझी जी को बना दिया था थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री, उन्होंने बगावत कर दी। और उसमें झारखंड में उन्होंने बना दिया था, क्या नाम है इनका जो मुख्यमंत्री है वो, हेमंत सोरेन ने, उसने भी बगावत कर दी। तो ये क्षेत्रीय दलों की मजबूरी भी होती है। तो ये बात सही है, ये ठीक है, ये इसे आप गलत माने सही माने कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें हमें कोई गुरेज नहीं कहना। योगी आदित्यनाथ को कहाँ देख रहे हैं 2027 के चुनाव में, क्योंकि देखिए इस बार हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी करते हुए नजर आ रहे योगी आदित्यनाथ। अगर ईमानदारी से चुनाव हुए तो योगी जी 50 से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, और इन्होंने बहुत ज्यादा बेईमानी की तो 100 तक पहुंच जाएंगे। समाजवादी पार्टी 300 से बेईमानी नहीं समझ पा रही हूँ मैं, किस तरीके की बेईमानी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट जी, आप पत्रकारिता किया करो, रिपोर्टिंग करे करो। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां आम चुनाव में 63%, 65%, 55% वोट पड़े थे, वहां इन्होंने 22%, 30% वोट पड़ने दिए। और सबने देखो, वीडियो अब भी मौजूद है, अब भी देख सकते हैं आप। पुलिस जो है मोहल्लों में जाकर वो मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक जाने से रोक रही थी, और वो कुछ विशेष वर्ग के मतदाताओं को, एससी, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। तो ये बेईमानी नहीं है क्या? दरोगा ने पिस्टल तान दी थी मीरापुर में महिलाओं के ऊपर, वोट डालने जा रही थी, उसने पिस्टल तान दी थी कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। वो कह रही थी हम वोट डालने जा रहे हैं। तो सरेआम बेईमानी होती है, वोट पड़ने नहीं दी जाती, फिर काउंटिंग में बेईमानी होती है, वोट वोटर लिस्ट में काट दी जाती हैं। तो ये बेईमानी सब चंडीगढ़ के चुनाव में नहीं देखा आपने? चुनाव अधिकारी तो खुद जो है बैलेट पेपर पर निशान बना के वोट कैंसिल कर रहा था। तो बेईमानी नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? 27 लाख ऐसे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे, और 5 लाख वोट रातों रात फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद बना दी गई, 32 लाख। और 32 लाख का अंतर ही बीजेपी और टीएमसी में है। वहाँ पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की सरकार बनी है, 32 लाख वोट के अंतर से ही बनी है, और 32 लाख वोट ऐसे हैं, 27 लाख तो पढ़ने नहीं दिए और 5 लाख फालतू बना दिए। तो क्या इस पे पत्रकारों को समीक्षा नहीं करनी चाहिए? ये तो सवाल पत्रकारों पे उठा दिया आपने। नहीं, मैंने पत्रकारों पे सवाल नहीं उठाया, सवाल तो बीजेपी और चुनाव आयोग पे उठाया है। लेकिन पत्रकार होते ही, पत्रकारिता किस लिए होती है? कमियां बताने के लिए, कमियों को उजागर करने के लिए, अन्याय का विरोध करना नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके ऊपर मेरे कोई सवाल नहीं है, न मेरे पत्रकारिता के ऊपर कोई सवाल। मैं तो ये कह रहा हूं कि पत्रकारों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि खबर वो नहीं होती जो सरकार बताती है, वो विज्ञापन होता है। खबर वो होती है जिसे सरकार छिपाती है, उसे निकालना पत्रकारिता का काम है। अब कुछ पत्रकार, आप अपने आप को मत गिनना उसमें, कुछ पत्रकार क्या है कि जो प्रधानमंत्री ने बोल दिया वही उनके लिए पत्रकारिता है। एक दिन मोदी जी के मुंह से गलती से निकल गया 2024 के चुनाव में, अब की बार 400 पार। तो 10-12 एंकर ऐसे हैं जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो पूरे चुनाव यही चिल्लाते रहे अब की बार 400 पार, और सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल, सारे समीकरण मिला के 400 ही देते रहे बीजेपी को, और आई कितनी? 240। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि पूरा इंडी गठबंधन मिलके भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाया। नहीं, ये इंडी गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन है ये। यहाँ आप थोड़ा सा गोदी मीडिया के उसमें आ गई, बहकावे में। जब गोदी मीडिया इंडी गठबंधन कहता हमें, तो एनडीए को एनडी गठबंधन नहीं कहता। फिर अगर एनडीए को आप पूरा एनडीए कह रहे हैं तो हमें पूरा इंडिया कहो। उसके भी ए में अलायंस है, हमारे भी ए में अलायंस है। तो एक तो ये इंडी गठबंधन नहीं है। किसी का नाम अगर सुखराम है, उसे सुक्खू कहना उसका अपमान है, उसे सुखराम ही कहना चाहिए। सुखराम जी को कह के बोलना चाहिए जी। तो तो ये इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन तो नहीं हरा पाई भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को काफी नीचे ले आया, और इतने नीचे ले आया कि अगर
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पलटी न मारी होती तो एनडीए की सरकार नहीं बन रही थी। बीजेपी को हमने 240 पर रोक दिया। 63 सीट तो उसकी उसमें ही कम कर दी पिछली सीटों में। उसकी 303 थी बीजेपी की, और इसलिए इनका बहुमत पूरा नहीं हो पाया। इन्हें जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी, और जो उसका परिणाम ये हुआ है कि जो ये संविधान में कई संशोधन करना चाहते थे वो ये नहीं कर पाए। महिला आरक्षण बिल को लेके भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर आती है सदन में, उसके बाद जब इसका विरोध होता है तो हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही जगह जगह पर जाकर प्रदर्शन कर रही थी। अपर्णा यादव भी उसमें एक थी जो प्रदर्शन करते हुए नजर आई। अपर्णा यादव, महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका था, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, वो कानून का रूप ले चुका है। ये जो सदन में आया था, जो बिल गिरा है, वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, वो परसीमन बिल था। ये बिना जनगणना कराए लोकसभा सीटों का परसीमन करना चाहते हैं, जो कि असंवैधानिक है। उसका विरोध विपक्षी पार्टियों ने किया। परसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ना ही मोदी जी की चालाकी और बेईमानी है। हमने तो जब ही मांग की थी जब 2023 और 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ था, सारी पार्टियों ने समर्थन दिया था। लोकसभा में एक वोट केवल उसके खिलाफ पड़ी थी, राज्यसभा में एक भी नहीं पड़ी थी। तो महिला आरक्षण की आड़ में वो बेईमानी का खेल खेल रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है। चलिए, मेरा लास्ट सवाल यही है, अखिलेश यादव को कहां देख रहे हैं 2027 के चुनाव में? कितनी सीटें लेकर आ रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर और 350 तक पहुंच सकती है, और अखिलेश यादव 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और कुछ समय बाद, अब ये मैं नहीं कह सकता कि 29 के चुनाव में या 34 के चुनाव में, अखिलेश यादव भारत के प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री का दावा कर रहे हैं आप? मोदी जी को हटाना इतना आसान है? देखिए, अखिलेश यादव का जो चरित्र है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो व्यवहार कुशलता है, उनका जो एक समस्याओं पे अच्छी पकड़ है, देश के इतिहास की, संस्कृति की और सामाजिक व्यवस्था की उन्हें जो गहरी समझ है, वो सारी बातें मिलकर ये तय करती हैं। मैं दावा कर सकता हूँ वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर होंगे। समय कितना लगेगा ये मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन वो एक दिन देश के, उनके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री में होने चाहिए। चलिए, तो देखिए, राजकुमार भाटी जी ने तो साफ तौर पे दावा कर दिया है कि अखिलेश यादव भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब गौर करने वाली बात है, क्योंकि देखिए 27 में अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां जान झोंक रही है इस चुनाव के तैयारियों को लेकर। अब आने वाले समय में ये चीज क्लियर होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है या फिर समाजवादी पार्टी। कैमरामैन तनफ के साथ मैं अंकिता शुक्ला, FM न्यूज।